जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, आपको पता है कि इसके पहले इससे जो वैकेंसी आई थी 2018 में वैकेंसी आई थी, पुनः अब 2022 में ये वैकेंसी आनी है। बीच में 4 साल का गैप हो गया है और एक बार इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं इससे रिलेटेड और पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन भी उस वीडियो में दिए थे कि वैकेंसी इसकी कब तक आ सकती है। लेकिन उस समय एक कंडीशन हुआ इसमें कि जैसे रूल है कि जब इसका टेंडर आउट होता है तो उसमें मिनिमम 3 एजेंसी को टेंडर के लिए अप्लाई करना होता है। लेकिन पिछली बार जब टेंडर आउट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंसी अप्लाई की, जिसके कारण से बाद में बिहार सरकार इसके टेंडर को निरस्त कर दी और दोबारा से 30 जून को फिर से टेंडर जारी किया गया है और 2 अगस्त को ये टेंडर को कंफर्म किया जाएगा कि किस एजेंसी का टेंडर के लिए चयन किया गया। और ये जो अभी हम वैकेंसी की बात कर रहे हैं, करीब इसमें 2400 प्लस वैकेंसी आनी है और ये आईटीआई लेवल का कुल मिलाकर के 4 पोस्ट इसमें है। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले बार जो 2018 की वैकेंसी थी, इसका कट ऑफ उस बार बहुत कम रहा था, लेकिन इस बार पिछले बार वाला कट ऑफ निश्चित रूप से नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे बच्चे आईटीआई भी किए और कंसस होकर के तैयारी करने के लिए भी लगे रहे, इसलिए करके इस बार कट ऑफ ज्यादा जाने की संभावना है। और ये बात आप समझ लीजिए कि जब भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की वैकेंसी आती है तो बहुत ज्यादा समय ये देती नहीं है, 1.5 महीने के बाद एग्जाम ले लेगी। पिछले बार भी यही हुआ था, उसके पिछले बार भी यही हुआ था। तो उम्मीद ये है आपका कि अक्टूबर तक में ये वैकेंसी आपकी आउट हो जानी है। सॉरी, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक में वैकेंसी आउट हो जानी है और नवंबर में इसकी एग्जाम ले ली जाएगी। और इसका क्या सिलेबस रहना है, बहुत सारी बातें इसका जानने के लिए है। इसके अलावा इसका बैच भी स्टार्ट हो रहा है, इसी चीज को ध्यान में रख करके। और कुल मिलाकर के इसका डिटेल इंफॉर्मेशन जो है कि वैकेंसी किस तरीके से आनी है, कौन कौन सा पोस्ट इसमें है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रह सकती है, इसका एग्जाम का क्या पैटर्न है, पूरा सिलेबस का डिटेल इस वीडियो में आपका उपलब्ध है। इसके बाद पिछले बार का कट ऑफ क्या रहा था, हर एक छोटी छोटी जानकारी जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के लिए आपका आईटीआई लेवल के लिए जरूरी है, टोटल का टोटल इस वीडियो में आपका समाहित है। चूंकि इसमें 25 स्लाइड इसमें बनाया गया है अलग अलग इंफॉर्मेशन का। और आज हमारे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल के टीचर हैं और प्लेटफॉर्म में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जितनी भी बैचें होती है तो सर ही पढ़ाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सर अपने से एक बार इस वैकेंसी के बारे में और 2500 स्लाइड जो यहाँ कलेक्ट हुआ है और किस तरीके से पेपर में टेंडर आया है, हर चीज का डिटेल इंफॉर्मेशन दे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, चूंकि बहुत अच्छा पोस्ट है, आपका स्टेट लेवल की ये वैकेंसी है। हाँ, ये अलग बात है कि बिहार स्टेट का एक लूप होल है कि यहाँ अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसलिए अदर स्टेट के बच्चे भी जो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई पास हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार के बच्चे तो भरेंगे ही भरेंगे। और गर्ल्स कैंडिडेट के लिए चूंकि यहाँ पर बिहार स्टेट का स्पेशल रिजर्वेशन है तो उसका भी लाभ मिलता है यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि आशीष सर खुद इसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दें। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको एक भी ऐसा जानकारी नहीं होगा जो कि इस वीडियो में उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए लास्ट तक आपको बने रहने का प्रयास करना है। सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बिल्कुल सही कहा है। लड़कियों के लिए हमारी जो छात्राएं हैं उनके लिए राज्य सरकार ने यह क्लियर कर दिया है कि 35% आरक्षण विशेष रूप से लड़कियों के लिए रहेगी और 35% सीटें जो है निश्चित रूप से आपके लिए होनी है। तो आइए साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम हो चुका होगा कि बिहार पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड BSPSCL ने क्या किया है, आपको ये देखिए टेंडर का मैंने स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। ये NIT नंबर आपका BSPSCL 2022 है और यह आपको ई प्रोक्योरमेंट मोड में हमारी वेबसाइट है www.eprocbihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जितनी भी टेंडर आती है राज्य सरकार की, सारी टेंडर इसी पर लोड की जाती है। वहीं से ये डिटेल हमने प्राप्त किया है। और साथियों, BSPSCL ने यह जो टेंडर इनवाइट किया है, टेंडर इनवाइटिंग ऑफिस, ये आपका GMHR है, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, विद्युत भवन बेली रोड पटना। यहाँ आप स्पष्ट देख पा रहे हैं
सेल ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल अप टू 2 अगस्त 2022, यानी 2 अगस्त 2022 तक इसको क्या होना है, पूरी तरह से फाइनल होकर कंप्लीट होना है। और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो भी आप देखिए 1,47,00,000 के आसपास है। ये स्पष्ट मेंशन करता है कि इतना ह्यूज अमाउंट अगर टेंडर के लिए दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से यह वैकेंसी रिक्रूटमेंट की सारी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करने हेतु दिया जा रहा है। साथियों, हम जरा आगे बढ़ते हैं, वहां आप देखेंगे इस टेंडर का जो बिड है उसमें पहला सेंटेंस लिखा हुआ है पहले पेज पर, दिस टेंडर इज फॉर हायरिंग ऑफ एचआर एजेंसी फॉर रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस पोस्ट्स थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट फॉर BSPSCL एंड इट्स सब्सिडरी कंपनी। साथियों, यह स्पष्ट मेंशन कर रहा है कि यह टेंडर मुख्य रूप से एचआर एजेंसी को हायर करने के लिए है जो रिक्रूटमेंट बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन करती है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या मतलब हुआ? ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट का मतलब? ऑनलाइन का मतलब सीधा है सर कि हमारा जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आनी है, फिर हमारे ITI के साथियों के लिए स्विच बोर्ड ऑपरेटर SBO की वैकेंसी आनी है, साथ ही साथ असिस्टेंट ऑपरेटर की आनी है, जूनियर लाइनमैन की आनी है, उसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 4 की आनी है। इन सारी परीक्षाओं का आयोजन सर ऑनलाइन होना है, तो उसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन लिखा गया है। और ऑफलाइन का मतलब है सर कि जब इन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर का जो पोस्ट आएगा तो उसमें सर क्या है कि गेट के स्कोर पर उसे लिया जाएगा। गेट स्कोर के बाद जो उसका फॉर्मल इंटरव्यू कंडक्ट होना है वो चीजें ऑफलाइन के अंदर सर कंसीडर की जाएगी, इस वजह से है सर। तो सारे बच्चे इस बात को समझ लिए, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत बच्चे का होता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्या मतलब हुआ। तो चूंकि 4 साल के बाद ये वैकेंसी आनी है और संख्या भी 2400 संख्या कम नहीं होता है, अच्छा खासा संख्या होता है, इसलिए आप अपना अटेंशन इसके प्रति निश्चित रूप से बनाए रखेंगे। बाकी सर इसके बारे में आगे लगातार डिटेल करेंगे। जी, जैसा कि सर हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि 900 से ज्यादा पावर ग्रिड हमारे बिहार राज्य में है, सब स्टेशन और नेशनल ग्रिड को मिला करके, और बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सीटें खाली हैं। और मुख्य रूप से अभी जस्ट डिमांड भी किया गया था कि लगभग 4200 के आसपास हमारी सीटें चाहिए। अब कितना फाइनल होता है ये तो आने वाले समय में हम लोगों को क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो अनुमान है कि उस हिसाब से कम 24-2500 के आसपास तो निश्चित रूप से ITI के दोस्तों के लिए वैकेंसी रहनी चाहिए। तो साथियों, ये बातें तो स्पष्ट हो गई कि हमारी ये जो टेंडर निकली है ये निश्चित रूप से गवर्नमेंट PSU, गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी, जो सब ये काम को रेगुलर करती है, कंसल्टेंसी की कंपनियां, उनके लिए है जो HR के लिए आएंगी। साथियों, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या है? तो हमने बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हमारी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखती है। फिर है हमारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये पावर का ट्रांसमिशन करती है। फिर है हमारा बिहार स्टेट पावर कॉर्पोरेशन एंड जनरेशन लिमिटेड BSPSGCL, ये आपकी जनरेशन का काम करती है। तो इस तरह से हमने कंपनियों को बांटा हुआ है, और इसी में जो है अलग अलग सारे कंपनियों में आपकी क्या होगी साथियों, रिक्रूटमेंट आनी है। ये महत्वपूर्ण बात यहां पर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं साथियों। अब यहां है कि ये जो एग्जामिनेशन होगी आपकी ITI वाले साथियों के लिए, चयन प्रक्रिया क्या होगी और कैसे एग्जामिनेशन होगी। तो जैसा पिछली बार साथियों हुआ था, वो एग्जामिनेशन आपका CBT हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, यानी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ था। यानी आपकी जितनी भी परीक्षाएं इसके माध्यम से ली जाएगी, निश्चित रूप से ऑनलाइन ली जाएगी। साथियों, इस परीक्षा का ड्यूरेशन आप ध्यान रखेंगे, परीक्षा का ड्यूरेशन 2 घंटे का है साहब। 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। निगेटिव मार्किंग आपका 0.25 है। कितनी है निगेटिव मार्किंग? 0.25 है, इसलिए आपको केयरफुल होकर आंसर देना है। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की क्राइटेरिया रखी गई थी साथियों, वो रखी गई थी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 36.5%, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस EBC के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए साथियों 34% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था। SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 32% था। ठीक है, तो ये थे हमारे एग्जामिनेशन के तौर तरीके और उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स। हम आगे देखते हैं हमारा जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग है वो किन पदों पर वैकेंसी निकाला करता है या वैकेंसी आने की संभावना है, उसको हम जरा गौर से देखें। तो हमारी जो 4 अलग अलग पदों पर वैकेंसी आनी है, जिसमें सबसे पहला आपका असिस्टेंट ऑपरेटर है, उसके बाद आपका स्विच बोर्ड ऑपरेटर है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे ज्यादा सीटें जो हैं
वो मेरा जो व्यक्तिगत अनुमान है वह एसबीओ स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए ज्यादा सीटें आनी है और फिर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए ज्यादा सीटें आनी है। लाइनमैन की भी सीटें होंगी। ऐसा जरूर है कि लाइनमैन के लिए हम प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से भी काम लिया जा रहा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, प्राइवेट एजेंसी से काम होता रहता है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है वो भी यहां पर निश्चित रूप से है। तो आपको जूनियर लाइनमैन और टेक्नीशियन ग्रेड 4 ये 4 वैकेंसी आपको इस सेशन में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। साथियों, इस वैकेंसी के लिए हमारा जो निश्चित रूप से ध्यान दीजिए कि योग्यता क्या है, कौन हमारे साथी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे मुख्य रूप से आप देखिए, ये चारों पदों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मिनिमम आपका 10th तो होना ही चाहिए और 10th के बाद आपको क्या होना चाहिए साथियों, आईटीआई होना चाहिए। अब ये आईटीआई किस ट्रेड से होना चाहिए, तो आप हमेशा के लिए कंफर्म हो जाएं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। ठीक है, किस ट्रेड से साथियों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई होनी चाहिए। और ये आईटीआई अगर आपने एनसीवीटी से रिकॉग्नाइज संस्थान से किया तो भी आराम से चलेगा, अगर आपने एससीवीटी से किया तो भी आराम से चलेगा। यानी आप एनसीवीटी या एससीवीटी किसी भी संस्थान, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, इन दोनों से आपने अगर किया है साथियों आईटीआई, तो आप बिल्कुल योग्य हैं और इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि ओनली इलेक्ट्रीशियन ही यहां पर योग्य है। चलिए हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें। एक्चुअली जैसा सर ने भी, अभी नवीन सर ने भी चर्चा किया आप लोगों के बीच में कि ये वैकेंसी जब आती है ना तो समय बिल्कुल नहीं देती है। जैसी कि संभावना है, हम लोग 2018 के एनालिसिस पे ये बात आपके बीच रख रहे हैं कि उस आधार पर अगर देखा जाए तो 2018 में 10 अक्टूबर लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की और सितंबर में आपकी फॉर्म रिलीज हुई थी, और जिस हिसाब से प्रक्रिया चल रही है उस हिसाब से ऐसी ही उम्मीदें बन रही है। तो अगर ऐसा होता है कि 10 अक्टूबर तक हमारा फॉर्म का लास्ट डेट होता है तो आप कंफर्म हो जाइए 2 नवंबर से एग्जामिनेशन 2018 में शुरू हो गई थी और ये एग्जामिनेशन लगभग 10 चरणों में ली गई थी, नवंबर महीने में ही पूरी हो गई थी। तो आप ये उम्मीद रखिए कि अगर ये सिस्टम इसी हिसाब से चला तो नवंबर में हमारी एग्जामिनेशन हो जाएगी। यानी फॉर्म भरने के डेट के बाद आपको अधिक से अधिक 1.5 महीने का भी समय नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए आपको अभी कंसस होने की जरूरत है। जितने भी हमारे साथी इस साल आईटीआई पास हो रहे हैं उनके मन में हो सकता है ये डाउट हो कि सर मेरा रिजल्ट तब तक क्लियर होगा या नहीं, क्योंकि जिन बच्चों का रिजल्ट अभी क्लियर नहीं हुआ, जो पास आउट हो चुके हैं, सिर्फ वही फॉर्म को भर सकते हैं, अपीयरिंग कैंडिडेट नहीं भर सकते। तो जिन भी साथियों का 2022 में आईटीआई फाइनल हो रहा है उनका रिजल्ट तो आ गया है लेकिन मार्कशीट वगैरह अभी नहीं पहुंची है, ये मेरी जानकारी में है। तो आप आश्वस्त हो जाइए कि अगस्त होते होते आपकी पूरी मार्कशीट आ जानी है। आप सभी लोग सितंबर में आने वाले इस संभावित फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। इसीलिए हमारे फाइनल ईयर के साथी जो इस साल पास आउट हो रहे हैं और जो पुराने मित्र हैं उनके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है। तो आइए हम बता दें आपको, कम समय होने के कारण आपको आपाधापी हो जाती है और कट ऑफ इस बार निश्चित रूप से ज्यादा रहने की संभावना है। तो हमने द प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड पटना में हम आपके साथ यहां पर रूबरू हो रहे हैं। तो हमने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए खास करके बीएस, पीएससीएल, एसबीओ, जेएलएम, टेक्नीशियन ग्रेड 4 और असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए एक टारगेट बैच लॉन्च किया है और ये टारगेट बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में संचालित होगी साथियों। ठीक है, और ये जो है मैक्सिमम 3 से 4 महीने, यानी आपका अगर नवंबर में एग्जामिनेशन होता है तो हम आपको लगभग 15 अक्टूबर होते होते आपकी पूरी सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। और इसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज का भी यहां आयोजन होगा और क्लासेस के साथ आपको टॉप ग्रेडेड स्टडी मटेरियल ये भी हम निश्चित रूप से प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन में सॉफ्ट कॉपी और ऑफलाइन में आपको हार्ड कॉपी में हम मटेरियल प्रदान करेंगे साथियों। और जो इसकी क्वेश्चंस होती है वो थोड़ा एएलपी से डिफरेंट होता है। एएलपी के लेवल में अगर आप सोचकर इसको चलेंगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये थोड़ा सा उससे टफ लेवल होता है साथियों। अब यहां देखिए हम बात करते हैं, जो आपकी क्लासेस होंगी वो मंडे टू फ्राइडे रेगुलर होंगी। ठीक है, और ये क्लासेस की टाइमिंग आपकी 5 PM से लेकर 8 PM के बीच रहनी है। ठीक है, और साथियों ये ध्यान रखेंगे इस बार हमने टेक और नॉन टेक दोनों को साथ में लेकर के आपके लिए बैच लाया है। यानी आपको टेक्निकल भी पढ़ाई जाएगी जो कि कितने मार्क्स का होता अभी जस्ट मैं बताऊंगा, और नॉन टेक के सारे सब्जेक्ट्स भी आपके होंगे। इसीलिए 5 से 8 3 घंटे की क्लासेस को यहां पर अरेंज किया गया है। साथियों ऑनलाइन के लिए आपको मालूम ही है या नहीं भी है तो मैं बता देता हूं, द प्लेटफॉर्म ऐप आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और फिर हमसे ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस जानकारी के बाद। अब यहां महत्वपूर्ण बात है, बड़ी रुचि रहती है कि सर सैलरी क्या मिलती है, तो जरा ध्यान दीजिए। आपका जो है ना वो प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का होता है।
1 साल के प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपकी सैलरी थोड़ी सी कम रहेगी, यानी 15,500 के आसपास रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। लेकिन जैसे ही आपकी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होती है तो आपको लेवल 4, लेवल 3, लेवल 3 की सैलरी जो बिहार गवर्नमेंट के हिसाब से लेवल डिसाइडेड है, उस हिसाब से आपको पे स्केल यहां पर मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये चारों पदों के लिए लेवल अलग अलग है, लेकिन जो सबसे हाईएस्ट सैलरी का सेक्शन होता है वो असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए होता है। इसीलिए जब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा तो टॉप ग्रेडेड छात्र जो हैं वो आपको असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए ही चयनित माने जाएंगे। साथियों, अब एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उम्र सीमा क्या होती है। तो आप ये समझ लीजिए कि उम्र सीमा का भी बहुत बड़ा बंधन यहां नहीं है। आप ऐसा नहीं समझे कि आपका उम्र अब समाप्त हो चुका है। खास करके बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के छात्रों के लिए 18 से 37 वर्ष की आयु है। कितनी आयु है? 18 से 37। ओबीसी के लिए 40 वर्ष की आयु है और ईबीसी के लिए साथियों 40 वर्ष अधिकतम आयु निर्धारित की गई है और हमारे एससी एसटी साथियों के लिए 42 वर्ष निर्धारित की गई है। तो हमारे जो अभी तुरंत पास आउट हो रहे साथी हैं, जो इस साल पास होंगे, उनके लिए तो बहुत लंबा अवसर है और इस बार तो जबरदस्त अवसर है। और जो पुराने साथी हैं उनके लिए भी बड़ा अवसर है, क्योंकि अगर आप एलपी के लिए आपका चांस खत्म हो गया तो निश्चित रूप से आपकी चांसेस यहां तो जरूर बची हुई है। तो इसलिए आप इस उम्र सीमा को ध्यान में रखकर आपके लिए समर यानी कि समय आ चुका है जिसमें आपको अब लगना है, मेहनत करना है। अब साहब मैं यहां पे चर्चा करता हूं आपसे कि हमारे प्रश्नों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से प्रश्न कहां कहां से किस किस सब्जेक्ट से आते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, मैंने 2 भागों में इसे क्लासिफाई किया है। पहला मेरा टेक्निकल सेक्शन है। टेक्निकल में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, जो आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होती है, वहां से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंप्यूटर से आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इसके पूरे डिटेल सिलेबस पर आपसे जस्ट चर्चा करूंगा। तो यानी टोटल आप देख लीजिए, टेक्निकल सेक्शन में 65 क्वेश्चन है, जिसमें 50 आपके इलेक्ट्रीशियन से और 15 आपको कंप्यूटर से साथियों। फिर नॉन टेक में आइए तो जीके जीएस के सेक्शन से आपका 10 क्वेश्चन रह रहा है। उसके बाद रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग से 10 क्वेश्चन है। आपकी हिंदी से साथियों 10 क्वेश्चन है और इंग्लिश से आपका 5 क्वेश्चन है। यानी नॉन टेक सेक्शन से टोटल 35 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपकी जो क्लासेस हम आरंभ करेंगे उसमें आपको नॉन टेक का ये 35 और फिर आपके टेक का 65, ये टोटल 100 आपके बीच हम रखेंगे साथियों। तो आपने कुल देखा टोटल अंक कितने, फुल मार्क्स 100 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। तो 100 प्रश्न और 100 अंक और आपकी समय कितनी, 2 घंटे। टाइमिंग क्या है, 2 घंटे है साथियों। आइए अब हम जरा बात करते हैं हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आप आइए, ये जो जनरल नॉलेज है ना, वो 10 नंबर का 10 अंक का जो आपका सिलेबस है जनरल नॉलेज का, उसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स नेशनल लेवल का और इंटरनेशनल लेवल का, यहां से आपको प्रश्न रहेंगे, 2-3 प्रश्न यहां से रहेंगे। इंडियन हिस्ट्री से 2 प्रश्न हो सकता है। इंडियन ज्योग्राफी से आई थिंक आपको 1 या 2 प्रश्न निश्चित रूप से रहेगा। इंडियन पॉलिटी से 2 या 3 प्रश्न होंगे। साइंस टेक्नोलॉजी से आपको 2 प्रश्न हो सकते हैं। तो कुल मिला के 10 प्रश्न ही देना है। तो इसी 5 सेक्शन को आपको विशेष ध्यान देना है साथियों। चलिए अगला हमारा है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से भी हमारे कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन हैं। अब जरा देखिए, लॉजिकल रीजनिंग में जो 10 क्वेश्चन है उसमें आपका एनालॉजी है, फिर आपकी सिमिलरिटीज है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन आपका स्पेस विजुअलाइजेशन, फिर अर्थमेटिक नंबर एंड सीरीज और फिर अर्थमेटिकल रीजनिंग। ये 6 टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक से आपको रीजनिंग में क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के होंगे साथियों। अब जनरल इंग्लिश, एक्चुअली हमारे बिहार में सबसे ज्यादा डर इसी बात की रहती है कि इंग्लिश का मार्क्स जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। इंग्लिश से 5 क्वेश्चन ही है और ये 5 क्वेश्चन भी है साथियों। तो आपको 6 टॉपिक हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप एंटोनिम सिनोनिम को रट लीजिए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद कर लीजिए, एरर डिटेक्शन, फिर आपका आइडियम्स फ्रेजेज, बड़े मजेदार टॉपिक है, बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में पैसेज कंप्रीहेंशन। इन्हीं 6 टॉपिक से आपको 5 प्रश्न पूछा जाना है। तो हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की क्लासेस देंगे, जिससे कि आपको दिक्कत बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी साथियों। आइए अब अगली बार आपकी जनरल हिंदी है। ठीक, तो हिंदी में भी वही सारे टॉपिक्स हैं जो आपको इंग्लिश में हैं, यानी आप उसी का इंग्लिश वर्जन यहां पर देखेंगे। मुख्य रूप से आइए, ग्रामर आपका जो है व्याकरण, वो यहां हिंदी में पूछा जाएगा। फिर आपका वोकैबुलरी दैट मींस शब्दकोश, उससे भी प्रश्न होंगे। फिर आपके कंप्रीहेंशन से प्रश्न होंगे।
फिर खाली स्थानों को भरें, वहां से प्रश्न होंगे, ठीक है। फिर आपका एरर डिटेक्शन, देन एंटोनेम, ठीक है, समानार्थी शब्द, उसके बाद आपका विपरीतार्थक शब्द, और उसके बाद मुहावरे। ये सारे भागों से आपको प्रश्न होंगे और ये सभी प्रश्न का लेवल 10th लेवल का है, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप ये ध्यान रखिए कि नॉन टेक को भी इग्नोर करना बहुत सही नहीं है, नॉन टेक को भी निश्चित रूप से हमें ध्यान देना है। 35 नंबर है, 0.5 से बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलते हैं, कहते हैं सर मेरा 0.5 से नहीं हुआ, मेरा 2 मार्क्स से नहीं हुआ, मेरा 1 मार्क्स से नहीं हुआ। इसलिए हम सारी चीजों को क्या करेंगे, ध्यान में रखकर पढ़ाई करेंगे। और मुख्य रूप से इस बात को समझिए कि बैलेंस्ड स्टडी होगी और कंटिन्यूअस स्टडी होगी तो ये एग्जाम क्या, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आपसे जरूर निकल जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ गया कंप्यूटर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है। और जब आप जॉब में जाएंगे तो वहां भी आपको कंप्यूटर फ्रेंडली होना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो ऑपरेशन है, स्विच बोर्ड ऑपरेटर या फिर असिस्टेंट ऑपरेटर, उन्हें सिस्टम के साथ बिल्कुल जुड़ के काम करना होता है। इसलिए साथियों यहां पर आइए, सबसे पहला जो यहां है वो आपको कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज ही पूछा जाता है। अब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्या है, सीपीयू के बारे में, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फिर नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, यहां से आपके प्रश्न रहेंगे। उसके बाद आइए कंप्यूटर का अगला सेक्शन है, वो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उसमें आपकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से होंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे साथियों। उसके जस्ट बाद आइए तो बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इन सभी से प्रश्न होंगे। उसके बाद अगला सेक्शन बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, वेब ब्राउजर, ईमेल, सर्च इंजन, वेब सर्वर्स, ये सारे जगहों से आपको प्रश्न मिलेंगे। देन आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, लैन है, वैन है, मॉडेम, ये सभी चीजों से आपकी क्या होंगी, प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे साथियों। फिर आ गया बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, वायरस, मालवेयर फंक्शनिंग, वार्म, इंटरनेट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, फायरवॉल, ये सारे टॉपिक से भी आपको प्रश्न रहेंगे। तो कंप्यूटर का सिलेबस साथियों है तो बेसिक, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है कि उसको इग्नोर किया जा सके, और 15 मार्क्स का है भी, तो ये बड़ा मायने रखता है हमारे लिए। तो इसलिए साहब अभी तक मैंने आपको 35 नॉन टेक और 15 कंप्यूटर पे चर्चा कर लिया। अब ये सब मिला के 50 मार्क्स होते हैं, और अब आपका टारगेट है टेक्नीशियन का, जो कि इलेक्ट्रीशियन का है। और साथियों बिहार सरकार में हमेशा याद रखिए, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आई करती है या आती है, तो उसमें भी आपको क्या होता है ना, फाइनल ईयर के सेमेस्टर के, फाइनल सेमेस्टर के सब्जेक्ट से प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। उसी तरह यहां पर भी जो आपको सिलेबस निर्धारित किया गया है प्रीवियस एनालिसिस के आधार पर, तो वो जो सिलेबस है उसमें भी आपको सेकेंड ईयर आईटीआई के कोर्सेस को यहां पर ज्यादा पूछा जाता है। एक आध प्रश्न हो सकता है फर्स्ट ईयर के बेसिक से हो सकते हैं, बट आप ये कंफर्म हो जाइए 98% क्वेश्चन मस्ट कम्स फ्रॉम दीज सेक्शंस, यानी आपको इन्हीं सारे सेकेंड ईयर के हिस्से से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। साथियों सबसे पहले जो मैं चर्चा करूं वो इल्यूमिनेशन है, प्रदीप्ति। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक केबल, इसी के अंदर आपका अंडरग्राउंड केबल भी आ जाएगा। फिर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, घरेलू विद्युत उपकरण, देन आपकी अर्थिंग, भूसंपर्कन, फिर आपका इलेक्ट्रिकल वायरिंग, वैद्युतिक वायरिंग, चाहे वो घरेलू हो या इंडस्ट्रियल हो, वो सारी इसके अंदर आ रही है। मैंने यहां पे अलग से मेंशन भी कर दिया, इंडस्ट्रियल वायरिंग, औद्योगिक वायरिंग, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, वैद्युतिक सहायक सामग्री, फिर कंट्रोल पैनल और लेआउट, इससे तो स्विच बोर्ड ऑपरेटर को बहुत ध्यान से इसको समझना है। उसके बाद आपकी ट्रांसफार्मर, ठीक है, फिर आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसके बाद साहब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, देन आपकी अल्टरनेटर, फिर आपका सिंक्रोनस मोटर, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, या आपके 15, उसके बाद एसी डीसी ड्राइव, जिसके माध्यम से हम स्पीड कंट्रोल करते हैं साथियों किसी भी मशीन या मोटर का। फिर जाके जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें हमने क्या बताया आपको, आपका जो है हाइडल पावर प्लांट, फिर आपका थर्मल पावर प्लांट, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके बाद आपकी सोलर एनर्जी सिस्टम, विंड एनर्जी सिस्टम, ये सारे जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्सेस है उन सभी के बारे में भी पढ़ना है। और आप सब तो जानते हैं अब जमाना बदल रहा है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का जमाना आया, यानी सूर्य की से प्राप्त ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन, हवा के माध्यम से प्राप्त ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन, जियोथर्मल एनर्जी से विद्युत का उत्पादन, इन सारी चीजों पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर धीरे धीरे सब कुछ ठीक ठाक रहा, 2024 में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा से बिजली प्रदान करने वाला राष्ट्र बन जाएगा साथियों। तो इसीलिए नॉन कन्वेंशनल के बारे में भी आपको जानकारी है और वहां से प्रश्न पूछा जाता है।
उसके बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से भी प्रश्न होंगे, इलेक्ट्रिक पावर, सर्किट ब्रेकर, यहां से भी प्रश्न आपको होंगे, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा उपयोग आपको आने वाले समय में करना है जब आप जॉब में जाते हैं। तो ये पूरा सिलेबस जो अभी हमने आपके बीच चर्चा किया, ये आपकी इलेक्ट्रिशियन के लिए थी। उसमें थोड़ी बहुत कंसेप्ट आपको वाइंडिंग्स की भी है, इंडस्ट्रियल वाइंडिंग्स, आपकी डीसी मशीन वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। तो ये जो वाइंडिंग्स है उसको मैंने मेंशन यहां नहीं किया। इस वाइंडिंग को हम आपके बीच इस सब्जेक्ट के जब ट्रांसफार्मर बताएंगे, उसी के साथ आपको हम डीसी मशीन की वाइंडिंग, उसी के करस्पॉन्डिंग आपको ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, वो सब उसी के साथ आपको पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उसी टॉपिक के अंदर ये सब चीजें इनबिल्ट है, उसके अंदर है। साथियों, अब बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पिछले बार कट ऑफ कितना गया था, हमें ताकत कितनी लगानी है, किस स्तर का हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आइए जरा देखते हैं। लेकिन यहां जो तस्वीर आप देखेंगे उसको लेकर के आप बहुत आश्वस्त मत हो जाना कि इस बार भी यही तस्वीर दिखेगी। इस बार तस्वीर थोड़ी बदल जाएगी, क्योंकि इस बार कंपटीशन टफ होगा साथियों। आइए जरा देखते हैं। यूआर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मेल के लिए पिछली बार टोटल 100 मार्क्स में आपका जो कट ऑफ गया था 58.90 गया था साथियों। फीमेल में 33.43 गया था साथियों। एससी के लिए 46.83 गया था, और एससी फीमेल के लिए 8.69 गया था। एसटी के लिए 52.07 गया था मेल में, फीमेल में 15.65 गया था साथियों। ईबीसी के लिए मेल में 52.08 गया था, और आपकी फीमेल के लिए 8.98 गया था। फर्दर आपकी बीसी बैकवर्ड क्लासेस के लिए आपका मेल 54.23 एंड आपकी फीमेल के लिए 26.99। अब की बार आप सभी लोग, मेरा ये व्यक्तिगत सजेशन है, इस बार आप सभी लोग कम से कम 65 का लक्ष्य लेकर चलेंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों नहीं बिलोंग करते हैं। न्यूनतम आपका लक्ष्य 65 का होना चाहिए, फिर आप सोच सकते हैं कि आपकी चयन की उम्मीद बनती है। तो आप 65 से नीचे आपका ग्राफ गिरेगा तो थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है साथियों। अब यहां पे बता दें कि जो फ्रीडम फाइटर हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं, या फिर जो साथी हमारे दिव्यांग हैं, उनके लिए भी यहां पर रिजर्वेशन की पॉलिसी होती है। बाकी मेल फीमेल या कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वो राज्य के छात्रों के लिए निश्चित रूप से अवेलेबल होती है, जो सरकार का नॉर्म्स है। अब अदर स्टेट के छात्र भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हैं या फिर झारखंड से हैं। उनके लिए साहब 5 से 15% सीटें ही होती हैं, लेकिन वो यहां पर जनरल कैटेगरी के रूप में ट्रीट होते हैं। अगर वो मेहनत करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनका भी चयन निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है साथियों। अब यहां एक छोटी सी बात बता दें, दिव्यांग के लिए या फिर स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लिए जो छात्र आए थे, उनके लिए 40.4 ये आपका कट ऑफ गया हुआ था पिछली बार, जहां तक कि मेरी जानकारी है। और इन सारे चीजों को समझने के बाद आपको ये आइडिया तो जरूर आ गया कि हमें मेहनत निश्चित रूप से जबरदस्त करना है, और समय बहुत कम रहता है। एक जो बहुत बड़ी बात है, हमने ये महसूस किया है कि आप सभी हमारे छात्र ये सोचते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद 2 महीना भी आपको नहीं मिल रहा है साथियों, तो फिर आप कहां से अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए आपको एक्टिव आज से होना है, अभी से होना है। अगर हम पहले से तैयार रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, अच्छा होगा, और हमारे सक्सेस की चांसेस जो है वह निश्चित रूप से क्या होगी, बढ़ जाएगी। साथियों, आपके बीच एक छोटी सी जानकारी हम दे दें कि हमने इसको देखते हुए बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आपके आईटीआई और बाकी वैकेंसीज को देखते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए हमने एसएससी जेई इसने भी नोटिफाई कर दिया है, और बीएसपीएससीएल जेई के लिए आपका टारगेट बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, और यह भी आपकी 18 जुलाई से स्टार्ट होगी। और यह टारगेट बैच भी साथियों, चाहे वो एसएससी जेई हो या बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की जेई हो, उसके लिए भी हमारा 18 जुलाई है। और यह टारगेट बैच 3 से 4 महीने में कंप्लीट होगा। मंडे टू फ्राइडे चलेगी, टेक नन टेक दोनों के साथ चलेगी, और इसकी टाइमिंग है साहब 3 से 7 बजे के बीच में। हम आपको एक्सेलेंट स्टडी मटेरियल साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी प्रदान करेंगे जो फुल लेंथ होगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं। ये सारी बातों को समझने के बाद अब हम जो आपके बीच पहुंचेंगे और आपको जो हम टीचिंग करेंगे, आपको जो हम मदद करेंगे साथियों, उसमें आपको हम थ्योरी की क्लासेस प्रदान करेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स उसके साथ एक्सप्लेन करेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट की फैसिलिटी होगी जो एवरीडे चलती है आपकी ऑफलाइन में शाम में 6 से 7 के बीच में साथियों।
उसके बाद आपका टेक नॉन टेक का स्टडी मटेरियल और उसकी क्लासेस आपको मिलेंगी, और टेक नॉन टेक के लिए प्रैक्टिस पेपर, डॉट क्लियरिंग सेशन, ये भी आपको सैटरडे संडे में आयोजित की जाएगी ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना बचे। इन सारी बातों को समझने के बाद हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।